जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। हमने दो तरीके सीखे थे एब्जॉर्ब करने के। स्टैंडर्ड लेबर आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक ये था। और एक था एक्चुअल आर इन टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, अगर आपका आ रहा हो काम नहीं तो। जी आगे बढ़े फिर। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अगली कहानी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजीद लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल की, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हमारे पास डाटा है कुछ थोड़ा सा। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और इन सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा रिमेन सेम रहती है, जितने मर्जी यूनिट्स हों। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो अगर मैं उसकी ग्राफिकली अगर प्रेजेंटेशन करूँगा, तो चाहे वो 1 यूनिट हो, 2 हो, 3 हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, पांचवा हो, 10वां हो, 20वां हो, 30वां हो, ये जो है पर यूनिट सेम रह जाएगी। ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कहानी। कह लें 200 रुपया। अच्छा, अब अगर इसी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से किया जाए, तो 1 यूनिट के 200 टोटल हो जाएंगे 200। 2 यूनिट्स के पर यूनिट 200 तो टोटल हो जाएंगे 400। 3 यूनिट्स के पर 200 हैं तो ये टोटल हो जाएंगे 600। इसी तरह से 5 यूनिट्स के 200 रुपये पर यूनिट है तो टोटल हो जाएंगे 1000। और 10 यूनिट्स के 200 के हिसाब से हो जाएंगे 2000, और ये सिलसिला इस तरीके से चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कुछ यूं जा रहा होगा। यहाँ पे आ रहा होगा 1000। 10 यूनिट्स के ऊपर यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 2000। 20 यूनिट्स के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कोई 4000, इस तरीके से। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट है जी 2000 रुपया। हर एक की 2000 रुपया टोटल है, 2000 ही लगनी है। जो उनसे मर्जी लेवल हो जाए 2000 ही होनी है। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ये ग्राफ बन जाएगा उसका। टोटल फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट अगर हमने लेनी हो पर यूनिट, तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 2000 1 यूनिट बनाए तो 2000 ही खर्चा होगा।
2000 अगर 2 यूनिट्स बनाएगा तो 1000 का खर्चा हो जाएगा। 2000 ही अगर 5 यूनिट्स बना रहा होगा तो 400 के ऊपर आ जाएगा खर्चा। 2000 ही अगर 10 यूनिट्स बनाएगा तो 200 रुपये पर यूनिट का खर्चा बन जाएगा। इसी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको चूंकि ये बल्क में चीजें प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इनकी फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट बहुत कम हो जाती है। जब वो पर यूनिट बहुत कम हो जाती है तो वो कंपेटिटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ये 1 यूनिट के ऊपर होगा 200, 2 यूनिट्स के ऊपर आ जाएगा ये 1000, 5 यूनिट्स के ऊपर ये आ जाएगा 400, 10 यूनिट्स के ऊपर ये पहुंच जाएगा 200 पे, और 20 यूनिट्स के ऊपर ये पहुंच जाएगा 100 पे। इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा। तो ये शुरू होगा और इसका ग्राफ कुछ यूं चला जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बन जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। और अगर हमने टोटल कॉस्ट देखनी होगी तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती है। तो और ये टोटल का ग्राफ है। तो फिर हमारा जो होगा, ये एक टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो हमारा बैलेंस बन जाएगा 2200 इन दोनों को जमा करके। इसी तरह से 5 यूनिट होंगे तो 1000 जमा 2000 ये हो जाएगा 3000, 800 जमा 2000 2800। तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट की का ग्राफ। अगर हमने बनाना भी हो तो ये इस वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल बनेगा फिक्स कॉस्ट से। यूं जा रहा होगा, थोड़ा सा पैरेलल गलत हो गया, हल्का सा पैरेलल और बना देते हैं। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। जी, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसे ऐसा हमारी कोर्स में किसी कोई इक्का दुक्का जगह पे ग्राफ है, अदरवाइज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना बेटा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। जब फिक्स कॉस्ट सेम रह रही है तो वो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, वो पर यूनिट अगर आप उसके हिसाब से निकालें तो वो कम होती जाएगी पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है फायदा बेटा? ग्राफ में जो इंक्रीज आ रहा है, ये वाली जो ये वाली लाइन है वेरिएबल कॉस्ट टोटल, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन, ये है ओवरऑल टोटल कॉस्ट की लाइन, जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल। अब बात क्लियर हो गई? ये इंक्रीज इस वजह से आ रहा है कि हर यूनिट के हिसाब से आप 200-200 रुपया हर एक यूनिट बढ़ने पे ऐड अप करते चले जा रहे हैं। चले।
हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अंदर एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली असाइन हो सकते हैं, उसको असाइन किए जा सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो एफओएच होता है, इनडायरेक्ट लेबर जो एफओएच होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एफओएच होते हैं, ये डायरेक्टली असाइन किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, एक प्रोडक्ट को नहीं हो सकते। चूंकि ये असाइन नहीं हो सकते डायरेक्टली, ये क्या किए जाते हैं, इनको फिर हम किसी सूटेबल बेसिस की तरह से एब्जॉर्ब करवाते हैं, अपोर्शन करते हैं, एलोकेट करते हैं किसी ना किसी तरीके के जरिए। अब एक छोटी सी कहानी, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो समझा हुआ है, ये वाला, इसकी बेसिस के ऊपर अब हम थोड़ा सा फ्लो समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे वर्किंग के ऊपर। ये है डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल सॉरी, खाली मटेरियल अकाउंट। ये है पेरोल, ये है फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा एक ही है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही है, सारा कुछ वहीं पे होता है। अब अगर मैंने मटेरियल खरीदा, मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट से 1,000 का, पेरोल पे की से 2,000 की, कोई मैंने एफओएच रेंट पे किया, एफओएच डेबिट कैश क्रेडिट से 500। अब मैंने जो डायरेक्ट मटेरियल इशू करना है, डायरेक्ट मटेरियल से था, डब्ल्यूआईपी को मैंने इशू कर दिया डायरेक्ट मटेरियल, और ये था से 800 का। तो ये 800 डायरेक्ट मटेरियल जो है 800 का यहाँ पर पहुंच गया। जो इनडायरेक्ट मटेरियल था इशू, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही हुआ, लेकिन एंट्री के हिसाब से वो एफओएच में चला गया। ये वेरिएबल था, यूनिट्स के हिसाब से हमने इशू किया, ये 200 इधर से निकलकर इधर पहुंच गया। इनडायरेक्ट मटेरियल। पेरोल जो थी, जो डब्ल्यूआईपी में चली गई, वो थी डायरेक्ट लेबर। ये 1,500 रुपए की शेयर इधर चली गई। 500 इनडायरेक्ट लेबर थी, एफओएच में आपने इनडायरेक्ट लेबर भेज दी। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आने हैं किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर, आपने एस्टिमेट बेसिस के ऊपर क्या किया, एफओएच को यहां पर भेज दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही है। आपने कहा, हम अज्यूम करते हैं कि जी बड़ा अच्छा सा अंदाजा था, तो या एब्जॉर्प्शन की कहानी नहीं, हम एक्चुअल अगर ट्रांसफर कर रहे हो, एक्चुअल में ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर एक ही डिपार्टमेंट है, 500 500 200 और 1,200 का 1,200 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली कहानी है नहीं, यानी कि प्रॉब्लम वाली कहानी कब होगी, जब हमारे पास सिलसिला कुछ ये नहीं होगा। टू और मोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्लस सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब जब सिलसिला होगा ज्यादा, तो तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, और फिर हमें करना क्या है, कैसे कैसे लेकर जाना है।
मटेरियल, पेरोल, फैक्ट्री ओवर। अब मेरे पास यहां पर एक डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कहता हूं मेरे पास वर्क इन प्रोसेस 1 है, वर्क इन प्रोसेस 2 है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो सर्विसेज दे रहा है, एक और सर्विस डिपार्टमेंट है से रिपेयर या कैंटीन। तो ये कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी आ गए जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब सिचुएशन, मटेरियल आ गया हमारे पास 1,000 का मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, 2,000 की हमने पेरोल पे कर दी, पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट। कोई रेंट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई हमने पे कर दिया, FOH डेबिट कैश क्रेडिट से 500। अब मटेरियल जो है ये हमें पता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन सा जा रहा है, इस डिपार्टमेंट को कौन सा इशू हुआ हुआ है, जो डायरेक्ट मटेरियल है, कितना कितना किधर किधर जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो हमने WIP1 को इशू किया हुआ है, WIP2 को इशू किया हुआ है, वो है इसमें 200 का, इसमें 100 का, 200 इधर आएगा, 100 इधर आ गया, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब कोई 50-60 का हमने इशू मजीद किया हुआ है, वो इन सर्विस डिपार्टमेंट को किया हुआ हमने से। अब इस सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा ऐसे डायरेक्टली तो आना नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो हमने कहाँ पे लेकर गए, FOH में लेकर गए से 400 का इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ था। तो ये 400 का इनडायरेक्ट मटेरियल जो इशू हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, FOH डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर का भी यही मसला होगा, लेबर के साथ भी यही कहानी होगी। लेबर कुछ इधर जानी है, कुछ इधर जानी है, कुछ लेबर काम कर रही है सर्विस डिपार्टमेंट में, तो वो तो एक सर्विसेज की कहानी है, वो तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेट कर रही है कह लें। तो कुछ खर्चा निकल कर इधर आ जाना है। इसको हम 200 कर देते हैं, इसको हम 400 नहीं, 400 नहीं, 350, 250,000 पूरा ही हो जाए, 350, 250, 1,000 मुकम्मल ही कर देते हैं हम। अच्छा जी, जो लेबर है, डायरेक्ट लेबर है, वो तो हमने इशू कर दी है WIP1, WIP2 को। एक में से 1,000 चला गया, एक में से 600 चला गया या 700 चला गया, एंड पे 300 बच जाएगा। जो FOH में चला गया वो 300 चला गया, इनडायरेक्ट लेबर। अब जो मसला है वो यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गया कि आपने मटेरियल तो बांट दिया, पेरोल भी बांट दिया, जो FOH है वो बांटना मुश्किल हो गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर हो रहा है, मिट्टी WIP1 को भी है, WIP2 को भी है, सर्विस को भी है, सब जगहों पर हो रहा है।
कुछ खर्चा तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, कितना कितना रिलेट करता है। मसलन इनडायरेक्ट मटेरियल का पता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना करता है। तो उसे एक ने लिया 250 का, एक ने लिया 150 का। ये वाला जो 400 है, 250 एक को इशू कर दिया, 150 दूसरे को हुआ, ये इधर और इधर चले गए अज्यूमिंग। 250 इसको कहते हैं यहां पर गया हुआ है, एक्चुअल में ये एलोकेटेड है कि ये कौन से डिपार्टमेंट को गया हुआ है, इसका पता है। इसी तरह से लेबर का पता है कौन कौन सी जगह पर इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही है, उसको कितना कितना जाना है। समटाइम्स नहीं भी पता। अब एक सुपरवाइजर है, वो अगर सिर्फ WIP 1 में काम कर रहा है तो फिर उसकी सैलरी सिर्फ WIP 1 को जानी चाहिए। एक जो मैनेजर है, ओवरऑल फैक्ट्री को देख रहा है, वो तो सारे डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, अब उसकी सैलरी सारे डिपार्टमेंट्स में फेंकनी पड़ेगी। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर होता ये है, प्रोसीजर है वो ये है कि अब हमें खर्चा से ये वाला रेंट का 500 का खर्चे की बात करूं, ये 500 इधर भी इसका हिस्सा जाना है, इसका हिस्सा इधर भी जाना है, इसका हिस्सा इधर भी जाना है, और इसका हिस्सा इधर भी जाना है। ये सारे खर्चे हो जाने इकट्ठे। जितने भी FOH हैं सारे के सारों को क्या करना है आपने, इन डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करना है यूजिंग सम सूटेबल बेसिस। अब खर्चे हो जाएंगे इकट्ठे। मैं अज्यूमिंग 500 को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, इधर चला गया से 150, इधर से चला गया 200, इधर से 80, और इधर से 70। ये खर्चे आ गए। इसी तरह से पेरोल बांटी गई। पेरोल के अंदर हमने कहा कि जी जो पेरोल है, इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी हम बांट देते हैं, ये भी चली गई 300 वाली इनडायरेक्ट लेबर। 300 वाली इनडायरेक्ट लेबर भी इसी तरह से सब तमाम डिपार्टमेंट्स में चली गई। से इसमें 100, इसमें 120, 220 हो गई, और 50, 270 हो गई, 270, और इसमें 30 आ गया। तो ये खर्चे FOH के बांटे गए। अब प्रॉब्लम होगी, अगली प्रॉब्लम, यार हमें तो खर्चे जो चाहिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ चाहिए, ये सर्विसेज साथ साथ है, इनमें खर्चे नहीं चाहिए, ये है तो FOH। अब अगला मसला होगा कि ये जो खर्चा है 250 जमा 80 जमा 50, 380, इसको भी किसी ना किसी तरह से 380 को किसी ना किसी तरीके से निकालना है, और इस डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में इस खर्चे को ट्रांसफर करना है। 190 और से 190 किसी बेसिस के ऊपर ट्रांसफर करना है। इसी तरह से यहां पर जो खर्चा इकट्ठा हुआ है 250, इसको भी किसी ना किसी बेसिस पर ट्रांसफर करना है। 250 को भी इन दो डिपार्टमेंट्स में, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, इनमें किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर करना है। ये है हमारा टारगेट। 250 को से इधर 100 चला गया, इधर 150 चला गया, और यूं सर्विस डिपार्टमेंट हो जाएंगे खाली, और हमारे पास सारे का सारा खर्चा
मटेरियल का, लेबर का और एफओएच का इकट्ठा हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। और फिर हमें अल्टीमेटली पता चलेगा जनाब यहां से जो प्रोडक्ट बनकर निकली है ये इतने की है, और यहां से जो प्रोडक्ट बन के निकली है वो इतने की है। तो ये है एफओएच को एलोकेट करने का तरीकाकार। इसको हम, इस स्टेप को हम बोल देते हैं एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। ऐसा खर्चा जिसका पता है किस डिपार्टमेंट का है उसको एलोकेट कर देते हैं। और ऐसा खर्चा जिसका पता नहीं है उसको हम सूटेबल बेसिस पर अपोर्शन कर देते हैं। और ये जो इस स्टेप, ये वाला स्टेप है सर्विस डिपार्टमेंट से खर्चे ट्रांसफर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करने का, इसको बोलते हैं री अपोर्शन। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स मौजूद हों जिसको हमने एलोकेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर। फिर हमें एलोकेट करना होगा जो कि अलहदा अलहदा से आइडेंटिफिएबल हैं कॉस्ट के, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से खर्चा जाना है। फिर हम जो ज्वाइंट कॉस्ट है, इकट्ठी जो कॉस्ट इनकर हो रही है, उसको क्या करेंगे? पोर्शन। फिर रीअपोर्शनमेंट होगी अगर सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड हैं जिसके तहत हमें काम करना होगा। और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी अल्टीमेटली शामिल हो चुकी होंगी। अब हम प्रोडक्ट कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन की कहानी अब कर सकेंगे। जी बच्चों, थोड़ी थोड़ी सी समझ लग गई बैकग्राउंड में। इसकी ऊपर हमने कैलकुलेशंस करनी है, ये फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनवाया। फ्लो चार्ट इसलिए बनवाया कि आप सिर्फ सिर्फ रट्टा ना लगा रहे हो, आपको थोड़ी बहुत समझ लग रही हो कि ये हो क्या रहा है। जी बच्चों, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? रीअपोर्शनमेंट। अब खर्चा बेटा सर्विस डिपार्टमेंट में जो इकट्ठा हो जाता है ना, इसको हम दोबारा से अपने मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। पहले एक दफा ट्रांसफर किया, अब दूसरी दफा ट्रांसफर करने को री साथ बोल देते हैं, बस, नथिंग एल्स। ठीक है जी, अब यही वाला सारा काम हमने क्या करना है? मैथमेटिकली करना है।
करें जी शुरू फिर बच्चों। आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी। अब बच्चों जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, WIP1, WIP2, सर्विस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। तो अब उसकी थोड़ी सी बात कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्चुअल में आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही होती है, और जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं, कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के, उनकी चंद एग्जांपल के कटिंग डिपार्टमेंट है, असम्बली है, मशीनिंग है, निटिंग है, मिक्सिंग है, फिनिशिंग है। इस तरह के डिपार्टमेंट्स जो होंगे, और ये क्या होंगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हैपन हो रही होगी। ऑन अदर हैंड जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चे आ जाते हैं उनको अल्टीमेटली हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अब हम क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं इसका। अच्छा बच्चों जरा ये बताएं कि रेंट को बांटना हो आपने चार जगहों पर, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, सर्विस 1, सर्विस 2, ये चार डिपार्टमेंट्स हो रेंट के। इनमें रेंट आपका 5 लाख रुपया लगा हो, इन इस 5 लाख को बांटना है आपने। 5 लाख को रेंट को प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, सर्विस 1, सर्विस 2, चार डिपार्टमेंट्स में बांटना है। किस बेसिस पर बांटा जाएगा? कोई ना कोई बेस होगी, आपको दिया गया होगा बेस। ये बेस के ऊपर रट्टा नहीं लगा लेना, ये लॉजिक है। मोस्ट सूटेबल बेसिस पास पेपर करके ही बड़ा आराम से अंदाजा हो जाएगा, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी अंदाजा हो जाता है। मसलन क्या रेंट को बांटना लेबर आवर की बेसिस के ऊपर अच्छा लगता है, जायज लगता है? मेरे पास बेसिस मुख्तलिफ किस्म की हों,
लेबर आर हूँ, मेरे पास मशीन आर हूँ, मेरे पास क्या नाम है, एरिया फीट में हो, स्क्वायर फीट में, मेरे पास किलो वॉट आर हूँ। तो अब मुझे इन चार बेसिस में से कौन सी बेस चूज करनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर मैं रेंट को बांट दूं जी। तो पता चलेगा कि यार लेबर आर तो इलॉजिक सी चीज है। अगर लेबर आर मेरे पास तमाम डिपार्टमेंट्स के लेबर आर मौजूद हों तो मैं लेबर आर के ऊपर अगर रेंट को बांट दूंगा तो ये तो इलॉजिक होगा। मशीन आवर्स के ऊपर बांट दूंगा तो ये भी इलॉजिक सी चीज होगी। किलोवाट आवर्स ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कहानी है या पावर से रिलेटेड कहानी है, उस पर बांट दूंगा तो ये भी चीज गलत होगी। तो बेस्ट सूट बेस आप खुद चूज करोगे कि जनाब इस क्वेश्चन में कौन सी बेसिस के ऊपर ये चीज बांटी जानी है, एरिया की बेसिस पे बांटी जानी। इसी तरह से बेसिस हमारे पास यही हो और हमें बांटना हो इनडायरेक्ट लेबर को। अब इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास आ रही हो 3 लाख रुपया, अब मुझे चार डिपार्टमेंट्स पे इसको बांटना है। तो क्या बड़ा बेहतरीन होगा ना कि मैं इसे मशीन आर की बेसिस पे बांट दूं, या मैं इसे एरिया की बेसिस पे बांट दूं, या मैं इसे किलोवाट एयर की बेसिस पे बांट दूं, या सबसे बेहतरीन ये है कि मैं इसको लेबर आर की बेसिस पे बांट दूं। इसी तरह से एक डेप्रीसिएशन है प्लांट की। अब डेप्रीसिएशन प्लांट के लिए मेरे पास दो तीन चीजें मौजूद है। एक मेरे पास मौजूद है चीज मशीन आर, एक मेरे पास है लेबर आर, एक है मेरे पास एरिया, एक है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन। अब बेहतरीन तरीका कार कौन सा है कि किस बेसिस पे बांटना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ मशीन ना लिखा होता तो फिर सबसे बेहतरीन चीज थी मशीन आर, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ मशीन भी लिखा हुआ है तो सबसे बेहतरीन चीज क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो बेहतरीन चीज आपने क्या कर लेनी है, चूज कर लेनी है लॉजिकली इस्तेमाल करके। भाई एक डेप्रिसिएशन प्लांट की है तो कॉस्ट ऑफ मशीन ज्यादा सूटेबल बेसिस है बनिस्बत इसके मशीनार। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं दी हुई, ये चीजें हैं तीन, तो फिर इन तीनों में से बेहतरीन चीज है मशीन आर। तो चूज आपने करनी है चीज खुद सोचकर। रट्टा अगर मैं लगवा दूंगा भाई ये वाली चीज इसी के ऊपर जानी है तो पता चले वो वाली इससे ज्यादा बेहतर चीज मौजूद थी। अगली कहानी, आप लोग एक आधे दिन में ये बेसिस तो बड़े आराम से चूज करने के काबिल हो जाएंगे। मसला मसाइल अगर आएगा ना तो कोई एक आधे हेड के ऊपर आ रहा होगा, एक आधे खर्चे के ऊपर आ रहा होगा, जिसको आपको कंफ्यूजन होगी कि यार ये इस बेसिस पर जाए या ये इस बेसिस पर जाए, या एक ही क्वेश्चन में दो तीन किस्म के खर्चे एक जैसे आ रहे होंगे। मसलन अक्सर आता है इलेक्ट्रिसिटी और पावर, दोनों चीजें मौजूद होती हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन के अंदर जब ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो फिर पावर जो है ये सबसे बेस्ट किलोवाट आवर्स के ऊपर जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर दोबारा से किलोवाट आवर के ऊपर नहीं बेस करेगी। वो इलेक्ट्रिसिटी फिर तस्वुर होगी कि पावर जो यूज हो रही है ये प्लांट के लिए यूज हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह पर जलती है, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट में भी जलती है, ये तो कैफेटेरिया में भी जलती है, ये तो कोई कम्युनिटी चल रही हो उसके पर भी जलती है। तो फिर इसके लिए ये तो सड़कों पर भी चलती है, फैक्ट्री के अंदर
दो प्लांट लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो दरमियान में सड़क बनी हुई है तो सड़क के ऊपर भी जल रही होगी, क्योंकि काम तो तकरीबन 24 घंटे चल रहा होता है और इधर से उधर जाना उधर से इधर जाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो फिर किस बेसिस के ऊपर कर दिया जाता है? बेस्ट एरिया की बेसिस के ऊपर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की कोई कहानी जरूर हो सकती है जिसमें हल्का फुल्का सा आप क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो जाएं, जिसको मैं मजीद क्या कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा इंशाल्लाह। तो रह गई बात सूटेबल बेसिस को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि रट्टा लगा लेंगे। अगर हम रट्टा लगा लेंगे तो फिर एक तो माइंड एक्टिविटी नहीं होनी, दूसरे लॉजिक एक जगह पर दो लग रही हो, तो अगर रट्टा लगाया होगा तो आप बेस्ट को छोड़कर उस कम वाली चीज के ऊपर भाग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर पावर दी हुई है और पावर के साथ किलोवाट आवर्स दिए ही नहीं हुए, तो फिर कोई और चूज करनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन के हिसाब से जज करना पड़ेगा इसकी पावर या इलेक्ट्रिसिटी है ये किस बेसिस के ऊपर बांट दी जाए। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमें डिसाइड करना होगा। बात समझ लग गई है जी? बेस की कहानी की समझ लग गई है? ले जी, बेस की कहानी हो गई कि हमने रट्टा नहीं लगाना, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन से खर्चे को कैसे बांटना है। अगली बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट या फिर अपोर्शन करना है, सेपरेशन करनी है, बनाना है। जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनका पहले से ही पता होता है, ये एलोकेटेड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होंगे इफ वी हैव टू कैलकुलेट, इफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हमें प्रोडक्ट कॉस्ट बनानी होगी तब ये यूज हो रहे होंगे, अदरवाइज फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन अपोर्शनमेंट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में दिए होंगे तो उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसको साइडलाइन कर देंगे। भाई तू कहाँ पे, तू तो एफ ओ एच है ही नहीं। और कहेंगे कि भाई तू यहाँ कहाँ पर आ गया है, अपने बिल में चलो। ठीक है जी। तो एफ ओ एच है ही नहीं, तो एफ ओ एच की जगह पर क्या करने आ गया भाई? एक बात ये हो गई। एक बात बेस की हो गई कि हमने जो बेस लेनी है वो सूटेबल बेस होगी, एलोकेट करने के लिए तो एलोकेटेड होंगे, अपोर्शनमेंट करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेस जो है ये जो आप लेंगे, ये लेंगे टोटल ऑफ होल प्रोडक्शन। इट शुड नॉट बी
पर यूनिट। ये जो बेस है ये पर यूनिट नहीं होनी चाहिए, ये टोटल होनी चाहिए ऑफ होल प्रोडक्शन, पूरी प्रोडक्शन से रिलेट करते हुए टोटल की कहानी होनी चाहिए। ये है हमारी बेस की कहानी, और ये है हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी सी बातें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट, हाउ शुड ओवरहेड बी एलोकेटेड एंड अपोर्शनड बिटवीन द फोर कॉस्ट सेंटर। चार डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें फोर कॉस्ट सेंटर है जहां पे कॉस्ट को बांटना है। इनमें एफओएच को बांटना है। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे होंगे? A manufacturing company has two production department, machining and assembly, and two service department, repair and quality control. The following information is available about production overhead costs. अब ये रिपेयर क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम ये वाली लिस्ट को पढ़ लें कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक या दो दफा पढ़ेंगे तो समझ लग जाएगी। ये भी ज़हन में दौड़ाएंगे कि कोई भी कंपनी हो तो उसके अंदर रिपेयर प्रोडक्शन तो नहीं होती, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन वाला तो डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होता ना, वो उसका ऐसा तो नहीं होता। स्टोर डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, आपकी कैंटीन है, ये वाली चीजें ऐसी हैं जो सर्विसेज दे रही हैं सर्विस डिपार्टमेंट से। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट्स। अब आपके पास प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कॉस्ट नहीं, खाली प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी चाहिए थी, यहां पर लिखना चाहिए था प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे। अच्छा, अब पहले नंबर पर ये आ रही है डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए लिखना चाहिए था कि ये जनाब, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये एक्चुअल में तो एफओएच है ही नहीं। ये तो तब इस्तेमाल होगी जब मुझे मुकम्मल प्रोडक्ट की कॉस्ट बनानी हो, जिसमें मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगी और ओवरहेड्स भी आएंगे। तो किसी ना किसी क्वेश्चन में ये डॉज मौजूद हो सकता है, हम आंखें बंद करके सारा काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अब ये जो एफओएच में डायरेक्ट मटेरियल नहीं आना, बाकी इनडायरेक्ट लेबर भी आएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा। अब ये जो दो चीजें हैं, ये दो खर्चे ऐसे हैं, इनका पहले से पता होता है जनाब, सुपरवाइजर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने सैलरीज ले रहे हैं। मटेरियल का पहले से पता होता है भाई, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया है। इस वजह से ये वाले खर्चे होते हैं एलोकेटेड नॉर्मली। अगर हम इसको देखें तो पता होगा ना कि मटेरियल कौन से डिपार्टमेंट को जा रहा है, ये पता जरूर होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट को जा रहा है, कितना कितना जा रहा है। इसलिए आप ट्रांसफर क्या कर देते हैं, उस डिपार्टमेंट को पहले से एलोकेट कर देते हैं। पहले एफओएच में जाता है, लेकिन एफओएच से आप ट्रांसफर उसको वहां पर कर देते हैं कि भाई ये तो सिर्फ सिर्फ WIP 1 से रिलेट करता है, ये सिर्फ सिर्फ WIP 2 से रिलेट करता है, ये सिर्फ सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट QC से रिलेट करता है। तो जोन जोन से खर्चे का पता है पहले से कि ये स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट है, हम वहां पर ही लिखेंगे। और जोन से खर्चों का नहीं पता, कॉमन है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट कॉमन है, पावर कॉमन है, डेप्रीसिएशन कॉमन है, बिल्डिंग कॉमन है, इक्विपमेंट कॉमन है, ये सारे कॉमन खर्चे हैं, कॉमन एफओएच हैं। इनको आपको किसी सूटेबल बेसिस पर बांटना होगा। अब क्वेश्चन करने का अंदाज क्या होगा आपका? आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बिल्कुल मिलता जुलता होगा इस डाटे से, बस यहां पर एक कॉलम मुझे चाहिए बेस का। यहाँ पे मुझे एक अदद बेस रखनी है, बेसिस रखनी है एलोकेशन के लिए। एलोकेशन बेस होनी चाहिए।
अच्छा जी, कुछ होते हैं हमारे वेरिएबल खर्चे, कुछ होते हैं हमारे फिक्स खर्चे। जो वेरिएबल खर्चे हैं वो तो यूनिट बेस्ड होते हैं, और जो यूनिट बेस्ड होते हैं उन चीजों का हमें पता चल जाता है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट को इशू किए। अगर दस्ताने हैं मेरे से डिपार्टमेंट 1 लेकर गया है, तो क्या अच्छा होगा कि मैं इस दस्तानों की कॉस्ट को डिपार्टमेंट 2 को भी चार्ज कर दूं, डिपार्टमेंट 3 को भी चार्ज कर दूं, डिपार्टमेंट 4 को भी चार्ज कर दूं? तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगली कहानी अगली कहानी ये है कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड हैं ऐसे जो कि सारे के सारी हमने प्लांट वाइड रखा हुआ है खर्चा, कि हमने बांटना ही, इकट्ठा ही सारा खर्चा उठाना है और ठा करके डंप कर देना है, कुछ नहीं देखना डिपार्टमेंट वाइज, तो फिर हम मजबूर हो गए सारे के सारे खर्चों को इकट्ठा रखना है और चुप कर कर एक सर्टन सी छोटी सी बेस बनानी है और कर देना है। ये अब कहानी शुरू हो गई है कि हमने अच्छा काम करना है थोड़ा सा, अब हमने तरीके से बांटना है, कॉस्टिंग तरीके से करनी है। एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, तो फिर हमें किसी ना किसी बेस के ऊपर खर्चों को अच्छा बांटना है। मशीनिंग, ये हो सकता है किसी प्रोडक्ट के अंदर मशीन का काम ज्यादा हो, किसी में हो सकता है असेंबली का काम ज्यादा हो। अब मशीनिंग के काम में ज्यादा जो होगा वहां पर जो होगी, जो प्रोडक्ट बन रही होगी वो ज्यादा मशीन इंटेंसिव होगी, और जो असेंबली वाली चीज है वो वाली प्रोडक्ट ज्यादा लेबर इंटेंसिव होगी। तो पहले हम डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांटेंगे, फिर डिपार्टमेंट में जो खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट का पार्ट बना लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले 2 से 3 स्टेप्स कि अगर आपके पास एलोकेटेड है और अपोर्शन है, तो जो सी चीज पहले से एलोकेटेड है, जैसे ये मटेरियल एलोकेटेड था लेकिन मटेरियल तो हमने लेना ही नहीं है, ये तो हमारा है ही नहीं एफओएच, तो हम ये लेंगे ही नहीं। ये ऐसे रखें, और इसको जानबूझ के मैं यहाँ पे रख के क्या करता हूं, मैं इसे काट देता हूं ताकि याद रहे डायरेक्ट मटेरियल एफओएच नहीं है। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है ये है आपकी एलोकेटेड, पहले से पता है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल भी एलोकेटेड है, इसमें बेसिस देखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री का रेंट है, अब मैं ढूंढूंगा भाई ये खर्चे हैं, मुझे मुख्तलिफ किस्म के नोट वगैरह दिए हुए हैं। नोट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द यूज ऑफ आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट सच एज मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है प्लांट को यूज करने के लिए जैसे कि मशीनरी है। इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैव बीन एलोकेटेड डायरेक्टली टू दीज 4 कॉस्ट सेंटर, ये पहले से एलोकेट हो गई है। द अदर ओवरहेड्स कॉस्ट आर शेयर्ड बिटवीन कॉस्ट सेंटर सो कैन नॉट बी एलोकेटेड डायरेक्टली, ये शेयर्ड बेसिस पर है, ये एलोकेट नहीं हो सकते। कुछ और इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ प्लांट या इक्विपमेंट ये मेरे पास मौजूद है, फ्लोर एरिया मौजूद है मेरे पास, किलोवाट आवर्स है। अब रेंट है, ये कॉस्ट ऑफ प्लांट की बेसिस पे बांटू, फ्लोर एरिया की बेसिस पे बांटू, किलोवाट आवर्स की बेसिस पे बांटू, डायरेक्ट मटेरियल की बेसिस पे बांटू, इनडायरेक्ट मटेरियल की बेसिस पे बांटू, इनडायरेक्ट लेबर की बेसिस पे बांटू, ये बेसिस मेजरली अलग नजर आती हैं मेजरली। लेकिन ये वाला है, यहां पर भी कुछ कॉस्ट वगैरह दी हुई हैं जहां से मैं कोई रेशियो प्रोपोर्शन बनाकर मैं बांट सकता हूं चीजें। मसलन यहां पर अगर लिखा होता क्या लिखा होता, बल्कि लिखा ही हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये ऐसे होता, लिखा ना होता, तो फिर मैं किस बेसिस पे बांटता? बेहतरीन बेसिस क्या हो सकती थी? फिर बेहतरीन बेसिस हो सकती थी
इनडायरेक्ट मटेरियल की, कि मैं इसे मटेरियल की बेस के ऊपर ही बांट दूं। तो ये चीज है। अब रेंट है, आपने डिसाइड कर दिया तो कि इसके लिए बेस्ट कौन सी है। रेंट के लिए बेस्ट बेस है एरिया, फ्लोर एरिया। ये पहला स्टेप आ गया, आपने ये बेस चूज कर लिया। अब अगली कहानी है फ्लोर एरिया में आपके पास आ रहा है ये चीज 500, 900, 100 और 300 और 1800। इसमें सबसे आसान काम ये है, तरीकाकार आसान ये है कि आप यहां से दो दो सिफर क्या कर दें, कॉमन चीज उड़ा दें और अपनी एक रेशो बना लें 5, 9, 1, 3। और इस रेशो को यहां पर लिख दें 5, 9, 1, 18, जो यहां पे दी गई है। अब ये बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको 14,400 को इस बेस पर बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा, मैं कैलकुलेटर पकड़ूंगा, 14,400 लिखूंगा, इसको तकसीम कर दूंगा 18 से, टोटल से 14,400 तकसीम 18, मेरे पास एक सिंगल की वैल्यू आ जाएगी 800। अब इस 800 को मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले के 5 है 4,000, मैं यहां पे लिख दूंगा 4,000। फिर मैं कैलकुलेटर के पास जाऊंगा और कहूंगा जनाब बैक चलते हैं और 5 की जगह पर करते हैं 9, 7200। कैलकुलेट करूंगा और साथ ही यहाँ पे लिख दूंगा 7200। ये 800 होती है एक की, और 801 की आई तो 3 की 2400 हो जाएगी। यूं मेरा खर्चा क्या हो गया, 14,400 बांटा गया। पावर कॉस्ट, ये कैसे बांटी जानी है, पावर कॉस्ट, पावर पावर। अब पावर कॉस्ट के लिए भी रट्टा नहीं लगाना, पावर कॉस्ट किलोवाट आर इज द बेस्ट। अब यहां पर भी क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार कॉमन कितने सिफर हैं, एक सिफर, एक ये, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक। तो अब आपकी रेशो बनेगी 60, 10, 5, 5 और टोटल हो जाएगा 80 किलोवाट आवर्स। 60 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 5, और ये इक्वल टू हो गया 80। 4800 तकसीम 80 करेंगे, जरा 60 कर देंगे। 4800 तकसीम 80, एक का हिस्सा आया 60 जरब, ओहो, 4800 तकसीम 80 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600। 4800 तकसीम 80 मल्टीप्लाई बाय 10, 60। 4800 तकसीम 80 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 600। 600 का आधा 300, 300। दिस इज हाउ, ये क्या होगा, बांटा जाएगा। डेप्रीसिएशन नोट है, ये अब कॉस्ट की बेसिस पे बांटा जाना चाहिए। अब कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे और बांट देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट रेशो हो जाएगी हमारी
70 40 15 5, नहीं नहीं, 40 15 5 10।40 रेशो 15 रेशो 5 रेशो 10 इक्वल टू। अब इसको 14,000 को बांट देते हैं 70 पे। 40 15 5 10, 40 15 5 10। बिल्डिंग इंश्योरेंस किस बेसिस पे बांटी जानी चाहिए? बिल्डिंग इंश्योरेंस। बिल्डिंग की इंश्योरेंस। बिल्डिंग इंश्योरेंस अब एरिया वाइज बांटी जानी चाहिए। वेल डन। एरिया वाइज बांटी जानी चाहिए, ये आ गया, पहले से जो लिखा हुआ था वही यहाँ पर आ जाएगा। और इक्विपमेंट की इंश्योरेंस फिर किस पर बेसिस पे बांटी जानी चाहिए? ठीक हो गया। इक्विपमेंट की इंश्योरेंस आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की बेसिस पे बांटी जानी चाहिए। वेल डन। बस ये सोचना काम है, बाकी का काम तो कोई नहीं है कि आपने 4200 को तकसीम 70 करना है, मल्टीप्लाई बाय 40 करना है, ये कोई खास काम नहीं है। ये अब कभी कभी ऐसे सीधा सीधा सा काम भी आ जाता है। 1800 तकसीम 18 ज़रा 5, ये 500 हो जाएगा। ये 900 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। ये 300 हो जाएगा। 14,000 तकसीम 70 शायद 200 आ जाएगा। 200 ज़रा 40। 8,000 3,000। क्या वैल्यूज आ जाएंगी जी? 14,000 तकसीम 70 ज़रा 5,000। किधर गया ये? ये हो गई हमारी एलोकेशन मुकम्मल। और फिर हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे टोटल। इक्विपमेंट की कॉस्ट अभी नहीं की मैंने, वो भी ट्रांसफर कर देते हैं। चले लिखवाएं फिर कौन सी कॉस्ट है, टोटल हो जाएगी। टाइम क्या हो गया? चले लिखवाएं फिर, कोई आप ही कैलकुलेशन कर लेना। ये तो मैंने पहली दफा करके दिखा दिया, बाद में तो आपने ही करके बताना करना है। 2400 900 300 600।
अब मुझे इसका टोटल बता दें आप। टोटल वाला कॉलम का लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें। टाइम हो गया मेरा ख्याल है। हाँ टाइम हो गया। टोटल बस इसका कर देना आपने। और ये छोटा सा काम है, औखा काम तो नहीं है बच्चों, ये बताएं। टोटल की कॉलम की जरूरत नहीं है, इसका टोटल जरूरी है। 60,000। 60,000 तो पहले कॉलम का आपने बता दिया ना, टोटल वाले कॉलम का, उसकी जरूरत ही नहीं थी। 6 4 10, 11, 12, 20, 120, 600। 23,000 है मेरा ख्याल है पहले का टोटल, आई थिंक सो। 12 जो भी है। आपने यही वाला काम करना है। एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पर डाल दिया हुआ है होमवर्क के तौर पर। ओए, अजफैंड को, ये पास पेपर का स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल 1 है। अजफैंड को, उसको आपने करना है। आप बुक से, मेरी बुक से देख के कर सकते हैं, ठीक है। आंसर काइंडली ना देखिएगा, खुद करने के बाद आंसर मैच कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ बेसिस लिख दें। अ, ये जो फ्रैक्शन है ये ना लिखें तो भी गुजारा चलता है। फ्रैक्शन लिख देंगे तो जिंदगी आपकी आसान होगी, ठीक है। मीन्स फिर हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ता, हम यहाँ पर शॉर्ट सी फ्रैक्शन के जरिए काम कर लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट्स मूव ऑन।